हेलो दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में इंडिया का एग्ज़ाम हो, झारखंड का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में ये इस टॉपिक से वीडियो ज़रूर आता है। आज का हमारा टॉपिक है कृषि। और कृषि देखिएगा हर सिलेबस का एक टॉपिक ज़रूर रहता है, चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम दीजिए, एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम दीजिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, चाहे जेएसएससी में देखिएगा कृषि से कितना सारा क्वेश्चन पूछा गया था, अभी जेपीएससी एग्ज़ाम है उसमें कितना सारा क्वेश्चन पूछा गया था। और जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं हर में सारे एग्ज़ाम में इस टॉपिक से वीडियो ज़रूर इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए आज का हमारा वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यवसाय क्या है। तो निजी क्षेत्र का अगर सबसे बड़ा व्यवसाय देखेंगे तो क्या है, तो ज़्यादातर लोग जो है गरीब लोग वो कृषि कार्य में लगे हुए रहते हैं, यानी कि निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यवसाय है कृषि। कृषि के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ था। तो राष्ट्रीय किसान आयोग जो है इसके गठन कब हुआ था, तो जनवरी 2004 में किसान आयोग का गठन किया गया था। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। किसान आयोग जब गठन हुआ जनवरी 2004 में तो उसके प्रथम अध्यक्ष सोमपाल को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, सोमपाल। याद रखना है कि किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे सोमपाल। आगे चलते हैं, भारतीय कृषि किस पर निर्भर करती है। तो हमारी जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर करती है। देखिएगा जो कृषि कार्य है सबसे ज़्यादा कब होती है, तो जून जुलाई के महीना में जब बारिश होता है तो किसान अपना हल बैल लेकर निकल जाता है। ठीक है, तो मानसून पर निर्भर करती है। चावल का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है। चावल का उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल है। इसमें आपको इंडिया का भी मिलेगा क्वेश्चन जीएस का देखने के लिए, और झारखंड से भी कृषि से संबंधित जितने प्रश्न हैं वो भी आपको देखेंगे। दोनों झारखंड हो या सेंटर हो, दोनों का इसमें आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं कि गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। चावल में पश्चिम बंगाल और गेहूं में उत्तर प्रदेश। मोटा अनाज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है। मोटा अनाज जो है उसको सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है महाराष्ट्र में। ठीक है, मोटे अनाज का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो मक्का जो है वो कर्नाटक में। ठीक है, मक्का कर्नाटक में उत्पादन होता है। किस प्रकार की फसलें मिट्टी के नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि करती है। ये क्वेश्चन देखिए इस बार जेएसएससी में पूछा गया था कि नाइट्रोजन में वृद्धि करने वाली फसल कौन है जो मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ाती है। तो दलहनी फसलें जो है वो नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि करती है। ठीक है, फिर चलते हैं आगे कि भारत में सर्वाधिक सिंचाई का साधन क्या है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई का साधन क्या है, तो बोलेंगे नलकूप। भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होता है, नलकूप से। नलकूप द्वारा सर्वाधिक क्षेत्रफल की सिंचाई कहाँ होती है, मतलब सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर नलकूप से सिंचाई कहाँ किया जाता है, तो बोलेंगे उत्तर प्रदेश में। कहाँ किया जाता है, उत्तर प्रदेश। भारत का मुख्य खाद्य फसल क्या है। भारत का मुख्य खाद्य फसल है चावल। भारत का मुख्य खाद्य फसल क्या है, चावल। चीनी उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो चीनी के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान में है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो है उसकी शुरुआत अक्टूबर 1999 में की गई थी। कब की गई थी, अक्टूबर 1999। क्या चीज़, कृषि बीमा योजना की शुरुआत। और किसान आयोग का गठन कब किया गया था, जनवरी 2004 में। और कृषि बीमा योजना कब किया गया, तो अक्टूबर 1999 में। आगे चलते हैं कि मध्यस्थों का उन्मूलन किस योजना के तहत समाप्त किया गया। मध्यस्थों का उन्मूलन जो है पहली पंचवर्षीय योजना में समाप्त कर दिया गया था। भारत सरकार कितने फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती आ रही है। तो भारत सरकार 24 मुख्य फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, का घोषणा करते आ रही है। आगे चलते हैं, सहकारी साख संगठन का प्रारंभ सर्वप्रथम कब हुआ था। सहकारी साख संगठन का कब हुआ था, तो 1904 में। कब हुआ था, 1904। भारत में सबसे पहले चकबंदी कब और कहाँ लागू की गई। तो चकबंदी जो है सबसे पहले 1920 में लागू हुआ, और कहाँ, बड़ौदा में। ठीक है, 1920 में बड़ौदा में सबसे पहले चकबंदी लागू की गई थी। भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या कहाँ है,
तो सीमांत किस प्रकार की है, सर्वाधिक जोतों की संख्या किस प्रकार की है, तो सीमांत प्रकार की सर्वाधिक जोतें हैं। कैसी, तो सीमांत प्रकार की। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? भारत में कृषि भूमि का 1/3 भाग जो है वो सिंचित होती है। ठीक है, कितना भाग? 1/3। भारत में सिंचाई का मुख्य प्रमुख साधन क्या है? भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन बोलेंगे नहरें। नहरों से सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती, प्रमुख साधन है, नहर बनाया जाता है और उससे सिंचाई किया जाता है। भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत क्या है? भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत है कुआं और नलकूप के द्वारा। भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत क्या है? कुआं और नलकूप। ठीक है, यहाँ याद ध्यान ये रखना है कि सर्वप्रथम स्रोत बोलेगा तो कुआं और नलकूप के द्वारा, और प्रमुख साधन बोलेगा तो नहरें हैं। भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही थी? तो भारत में जो हरित क्रांति हुआ था वह किस क्षेत्र में हुआ था सबसे ज़्यादा सफल? तो बोलेंगे भारत में हरित क्रांति गेहूं और चावल के क्षेत्र में सफल रहा था। किसमें? तो गेहूं और चावल के क्षेत्र में। ठीक है, हरित क्रांति गेहूं और चावल, जिसमें गेहूं में सबसे ज़्यादा सफल रहा था। अगर एक ऑप्शन रहे तो गेहूं में हरित क्रांति गेहूं की पैदावार बढ़ाने के लिए सबसे सफल रही। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो गेहूं पर, गेहूं का पैदावार ज़्यादा बढ़ा था। उसके बाद देखेंगे कि भारतीय कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्म का कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो 1966 में। ठीक है, कब हुआ? 1966। अधिक उपज वाली किस्म के कार्यक्रम का शुरुआत 1966 में हुआ था। फिर है भारतीय हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल पर देखने को मिला? तो सर्वाधिक निराशाजनक जो परिणाम था वो दलहनी फसल जो थी उस पर था। सबसे ज़्यादा गेहूं पर और सबसे कम जो है दलहनी फसलों पर। और चावल में पूछा जाएगा तो चावल में अपरिवर्तित था। भारत में हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है? जिनको अभी भारत रत्न देने का भी बात है, तो किनको? तो MS स्वामीनाथन को, और इनको भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादक कौन थे? हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक थे विलियम गॉड। कौन थे? विलियम गॉड। याद रखना है, हरित क्रांति तो वर्गीस कुरियन जान ही रहे हैं, लेकिन हरित क्रांति शब्द कौन दिए? तो वो दिए विलियम गॉड। ठीक है, आगे चलते हैं। गहन कृषि जिला कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? गहन कृषि जिला का कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया 1960-61 में। गहन कृषि जिला कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? तो 1960 में। गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम का परिणाम 1960 में किया गया था। हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में की गई थी। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि हरित क्रांति पूरे विश्व में शुरुआत करने वाले कौन थे? भारत में तो MS स्वामीनाथन थे, विश्व में कौन थे? फिर है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो है 1970 में हुआ है। ऑपरेशन फ्लड किस क्षेत्र से संबंधित है ये आप कमेंट करके बताइएगा। तो 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक होती है? तो रासायनिक उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है उसकी खपत सर्वाधिक होती है। भारत में किसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है? किसके उत्पादन में? तो खाद्यान्न उत्पादन में जो भारत है वो आत्मनिर्भर बन चुका है। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन, ये फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन। राष्ट्रीय किसान आयोग तो जानते ही हैं, जनवरी 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुख्यालय है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सोमपाल को। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? कृषि लागत और मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में की गई थी। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ है? हैदराबाद में। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में। हम लोग जानते हैं खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? 20 है। कितनी है? 20। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। ठीक है,
कि एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है, तो 20 है। एक मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? एक मार्क एक्ट जो है वो 1937 में, अक्सर देखिएगा खाद्यान्न फसलों में चाहे आप खाद खरीदिए उसमें एक मार्क इस तरह से लगा हुआ रहता है भारत सरकार का। तो ये कब लागू हुआ? एक मार्क एक्ट 1937 में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी जो है वो हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में। मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? तो मानसून के जब शुरुआत होती है उस समय जो फसल बोई जाती है वो खरीफ फसल कहलाती है। फसलों से तो आप समझते ही होंगे कैसे होता है। फसल को हम लोग 2 कैटेगरी में बांटते हैं एक्चुअल में। ऐसे 3 कैटेगरी होता है, खरीफ फसल, रबी फसल, और इन दोनों के बीच का जो फसल होता है उसे हम लोग जायद फसल कहते हैं। ये तो सब जानते होंगे। खरीफ फसल जो होती है वो मानसून के प्रारंभ होने पर यानी कि जून जुलाई के महीना में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर नवंबर में उसे काट लिया जाता है। और काटने के बाद जो फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है उसे हम लोग रबी फसल कहते हैं। अब इसको कन्फ्यूजन हो जाता है कि रबी बोते हैं कि खरीफ बोते हैं, तो कब बोते हैं। तो उससे आप लोग को एक ट्रिक है। रबी का मतलब होता है सूर्य, और सूर्य कब चमकता है? गर्मी में। तो गर्मी में सूर्य अगर चमकता है तो गर्मी के महीना में काटे जाने वाली फसल रबी फसल है। यानी अक्टूबर नवंबर ठंडा में तो इसको लगाएंगे, लेकिन इसको काटेंगे कब? तो मार्च अप्रैल के महीना में काटा जाता है। ठीक है, मार्च अप्रैल मई तक इसको काटा जाता है। और जायद फसल क्या है? तो खरीफ और रबी के बीच का जो समय है उसमें लगाई जाने वाली फसल जायद फसल है। यानी कि जायद फसल जो है वो मई जून में, जैसे खीरा हो गया, तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, ये सब जायद फसल है। ठीक है, तो ये अप्रैल मई में लगाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान ये हो गया प्रबंधन अकादमी कहाँ अवस्थित है? तो हैदराबाद में। मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किसे रखा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में हम लोग कृषि क्षेत्र को रखते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र 3 क्षेत्रों में बांट दिया जाता है अर्थव्यवस्था को, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि क्षेत्र को रखा जाता है। और कृषि का मतलब हो गया, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। झारखंड के प्रमुख फसल कौन सी है? झारखंड की प्रमुख फसल है धान। झारखंड में अब हम आते हैं क्वेश्चन कि यहाँ से झारखंड का सवाल शुरू होता है। तो झारखंड की प्रमुख फसल क्या है? तो बोलेंगे धान है। राज्य में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? राज्य में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है कुआं। राज्य में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? तो कुआं है। झारखंड में जूट के ही भांति किस रेशेदार फसल का उत्पादन किया जाता है? तो झारखंड में जिस प्रकार का जूट होता है, तो जूट की तरह ही एक और रेशेदार फसल है जिसका उत्पादन होता है, जिसका नाम है मेस्टा। याद रखना है, जूट की ही भांति मेस्टा फसल का उत्पादन झारखंड में किया जाता है। यह भी एक रेशेदार फसल है। रेशेदार कहने का मतलब है कि उसमें से ऐसे ऐसे धागा जैसा, रेशा जैसा निकलता है। ठीक है, उनसे फिर धागा बनाने, रस्सी बनाने का काम किया जाता है। जूट का रस्सी, जूट का चटाई, ये सब देखे होंगे। झारखंड में किस जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है? तो झारखंड के किस जिले में किया गया है? हजारीबाग जिले में। ठीक है, आगे चलते हैं कि खरीफ फसल को झारखंड में 2 फसलों में बांटा जाता है। वह कौन कौन है? खरीफ फसल को 2 कैटेगरी में झारखंड में बांट दिया जाता है। एक है भदई और दूसरा है अगहनी। ये जो भदई और अगहनी है ये रोपे जाने पर नहीं है, इसको काटे जाने के अनुसार कब काटा जाता है उसके, जैसे भदई फसल है जो भादों में काटा जाता है, अगहनी फसल है वो अगहन में तैयार होता है, अगहन में काटते हैं। तो जब ये फसल तैयार हो जाता है उसके अनुसार, उस मौसम के अनुसार इसका नाम दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं कि भदई फसल की समय सीमा कब से कब तक है? तो भदई फसल जो है वो बैसाख जेठ में लगाई जाती है और भादों में काट ली जाती है, इसलिए इसका नाम है भदई। कब से कब तक? तो बैसाख जेठ में यानी कि मई जून में इसको बोया जाता है और फिर भादों यानी अगस्त सितंबर तक इसे काट लिया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर झारखंड के जो कृषि भूमि है उसका 78% भाग जो है उस पर खरीफ फसल की जाती है। ठीक है, कितने? तो 78% भाग पर
खरीफ फसल जो है वो लगाया जाता है। अगहनी फसल की समय सीमा कब से कब तक होती है? अगहनी फसल जो है वो जेठ आषाढ़, कब से कब तक? जेठ आषाढ़ से अगहन महीना तक किया जाता है, अगहन में काटा जाता है। जेठ आषाढ़ में लगा दिया जाता है। जेठ आषाढ़ किसको बोलते हैं? तो जून का महीना जो है वो, तो जून में लगाते हैं और इसको दिसंबर में काटते हैं। कौन सा फसल है ये? अगहनी फसल। जून से दिसंबर, जून को बोलते हैं जेठ आषाढ़ का जो महीना है, और उसके बाद दिसंबर यानी अगहन का महीना जो है उसमें काटा जाता है। गेहूँ, जौ, चना, तिलहन ये किस प्रकार की फसलें हैं? तो ये रबी फसल है। गेहूँ, जौ, चना, तिलहन ये सब क्या है? रबी फसल है। ठीक है। झारखंड में कुल बोए गए जो क्षेत्र है उसका 16% भाग जो है उस पर रबी फसल की जाती है। 78% भाग पर क्या किया जाता है कि खरीफ फसल, और 16% जो भाग है उस पर रबी फसल लगाई जाती है। मक्का, जौ, गेहूँ, दलहन, तिलहन इसका उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। एक बहुत सारा क्वेश्चन आप पंचायत सचिव का एग्जाम का देखिएगा, उसमें चाहे फिर राजस्व कर्मचारी हुआ था उसमें, चाहे कृषि से बहुत सारे सवाल इसमें बनते हैं। तो मक्का, जौ, गेहूँ, तिलहन जो है उसका उत्पादन कहाँ होता है? अक्सर पूछा जाता है तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ठीक है, तो ये होता है पलामू में। ठीक है, दलहन, तिलहन, गेहूँ, मक्का ये सभी जो है वो। सरसों का उत्पादन अगर पूछा जाएगा कि सर्वाधिक कहाँ होता है तो पलामू क्षेत्र में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन हजारीबाग में होता है, गन्ना का हजारीबाग में। उसके बाद है कि ज्वार बाजरा जो है उसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ज्वार बाजरा जो है उसका सर्वाधिक उत्पादन हजारीबाग में होता है। इस तरह से कुल मिलाकर के लगभग 55 क्वेश्चन जो है आज हम लोगों ने किया है मात्र 16 मिनट के अंदर। 55 क्वेश्चन। अगर पूछा जाएगा धान का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो सिंहभूम क्षेत्र जो है उसमें धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है, सिंहभूम में। ठीक है, तो इस पर मड़ुआ का उत्पादन अक्सर पूछा जाता है, मड़ुआ का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो मड़ुआ का उत्पादन जो है वो मड़ुआ और सब्जी, कोई भी सब्जी, आलू हो गया, गोभी हो गया, इन सभी का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? रांची में होता है। कहाँ? रांची में। मड़ुआ का उत्पादन रांची में सर्वाधिक होता है। गन्ना का उत्पादन हजारीबाग जान ही गए। जौ जो हो गया, दलहन तिलहन हो गया, गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, ये सब पलामू में होता है। धान का सिंहभूम में होता है। तो इस प्रकार से कृषि से संबंधित लगभग सारे प्रश्न हम लोगों ने किया है। ठीक है, जायद फसल अगर पूछा जाए कि झारखंड में जायद फसल का जो है कितने प्रतिशत भूभाग पर जायद फसल किया जाता है? तो 0.17% जो भाग है वो 0.17% भाग पर जायद फसल किया जाता है। ठीक है, तो 78, 16 और 0.17। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों का सारा वीडियो कैसा लगा होगा आपको बताइएगा। बहुत ही कम समय में बिना फालतू बकवास किए सारा आपको प्रश्न इतने सारे दिए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर नहीं रहे हैं, केवल वीडियो देख के निकल जा रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।